सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए काशी तमिल संगमम 4.0 के शुभारंभ पर चर्चा। भाग ले रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषक केजी सुरेश और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। काशी और तमिलनाडु की संस्कृति के संगम का सबसे बड़ा उदाहरण है काशी तमिल संगमम का आयोजन, जिसके 3 चरण हमने बीते वर्षों में सफलतापूर्वक होते हुए देखे और इस बार ये चौथा संस्करण है, जिसमें इस बार भी काशी और तमिलनाडु की संस्कृति, परंपरा, शिक्षा, भाषा, खान पान और तमाम चीजों के आपसी आदान प्रदान और संगम को लेकर ये विशेष आयोजन आयोजित आज से होना शुरू हुआ है। और इस बार इस आयोजन में बहुत सी चीजें खास हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व और शिक्षा और भाषा के स्तर पे क्या महत्व है, इन सभी विषयों पर आज हम कार्यक्रम में विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय पर्यावास केंद्र के निदेशक और सांस्कृतिक मामलों के विशेषज्ञ केजी सुरेश जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। काशी तमिल संगमम का जो इस बार विशेष आकर्षण या विशेष थीम हम कह सकते हैं वो है कि तमिल सीखें, तो आप कैसे देखते हैं कि ये इस तरह के आयोजन जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत इन आयोजनों को किया जा रहा है, ऐसे एक्सचेंज कार्यक्रमों से किस तरह से देश में एकता और एकात्मक भाव पैदा होने में मदद मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कमल जी। काशी तमिल संगमम का ये जो चौथा आयाम है, इसमें जो आज जिसका श्री गणेश हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है लेट अस लर्न तमिल, तमिल कारकलाम, आइए तमिल सीखते हैं। यानी कि बहुत आवश्यक है कि हम अलग अलग रियासतों में अलग अलग भाषाएं, अलग जाति, अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इस भारत में विविधतापूर्ण देश है हमारा, लेकिन हम एक दूसरे को बेहतर समझें और उसका एक बहुत ही सहज सरल माध्यम है भाषा। जब हम भाषा को समझते हैं तो हम संस्कृति को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं तो हम साहित्य को समझते हैं। तो हम किसी एक व्यक्ति को भी, जब हम पूरे भारत में सभी लोगों से जब हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। संभव है कि सारी की सारी भाषा हमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे से शुरुआत में 2 शब्द भी अगर हम कहें तो एक भावनात्मक जुड़ाव वो स्थापित हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि हम जब अपने राजभाषा की बात करते हैं, हम हिंदी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, हम जरूर चाहते हैं कि भारत में सभी लोग जो है हमारी भाषा को सीखें, और उसी प्रकार सभी राज्यों के लोग भी चाहते हैं कि उनकी भाषा जो है अन्य भाषा भाषी लोग जो है वो समझे और बोलें। और इस दिशा में मैं समझता हूं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक सेतु निर्माण का कार्य जो है ये इस प्रयास से होगा। और उत्तर प्रदेश के स्कूल के जो बच्चे जब तमिल भाषा के जो खूबसूरती को समझेंगे, उसके साहित्य को समझेंगे, तो उनको भारत की जो अवधारणा है, इसका जो एकात्मता, जो शब्द आपने प्रयोग किया, जो एक सूत्र में, उसमें कितना समानताएं हैं हमारी संस्कृति में, हमारे पंथ में, हमारे धर्म में, हमारे परंपराओं में, इस सांस्कृतिक विरासत को हम बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा पहल है ये। काशी और तमिलनाडु की जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक एक जुड़ाव का इतिहास रहा है, उसे भी पुनर्जीवित करने का ये एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। इसलिए हम देख भी रहे हैं कि बहुत बड़े दल, चाहे वो विद्यार्थियों का दल हो, शिक्षाविदों, कलाकारों का दल हो, वो तमिलनाडु से काशी पहुंच रहे हैं अलग अलग जत्थों में। और किस तरह से हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और ज्ञान पूरक इतिहास को दोबारा से पुनर्जीवित करने का ये एक माध्यम बना है काशी तमिल संगमम, और किस तरह से तमिलनाडु के शास्त्रीय ज्ञान, परंपरा और काशी की कला संस्कृति का ये एक बेजोड़ मेल दोबारा से प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, तमिल विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से है, और हमारे तो काशी जो है, अगर संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र है तो तेनकासी और तमिलनाडु जो है वो तमिल भाषा का केंद्र है। अगर इन दोनों का संगम हो, जो संगमम हमने शब्द का प्रयोग किया, तो मैं समझता हूं कि वो एक तरह से भारतीय एकता का प्रतीक है। हम देखेंगे कि भगवान श्री राम भी जो है अयोध्या से निकलकर जो है
रामेश्वरम में जाके महादेव की जो है उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसलिए इस यात्रा का जो है समापन भी अगर आप देखेंगे तो रामेश्वरम में जो है तय किया गया है। ये सांस्कृतिक एकता है। अगस्त्य मुनिवर, जिसको बहुत सम्मान दिया जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तमिलनाडु में, अगस्त्य उत्तर भारत से गए और अगस्त्य महर्षि जो है वो दक्षिण में गए और वहां बस गए, और वहां के कई राजा महाराजा जो है वो काशी में तीर्थ यात्रा के लिए आए और वापस जाके उन्होंने तेनकासी की स्थापना की। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान आज से नहीं हजारों सालों से चल रहा है, लेकिन इसको पुनर्जीवित करना आज जो समाज के सामने जो समक्ष चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए ये जो कई विभाजनकारी जो ताकतें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना भी बहुत आवश्यक है। जो ये कहने में पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण जो है अलग अलग है, इनका जो है कोई समानता नहीं है, इस खाई को पाटने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो युवाओं का प्रतिनिधिमंडल है जो तमिलनाडु से आएगा, उसमें आपको हर विधा के लोग मिलेंगे और ये तय किया गया ताकि वो सब आए, कलाकार भी आए, साहित्यकार भी आए, कवि भी आए, संस्कृत कर्मी भी आए और वे यहाँ इस संस्कृति को समझे। वो साथ ही ये नहीं कि सिर्फ वहां तक सीमित है उनका काशी तक यात्रा, काशी के साथ साथ वो अयोध्या भी जाएंगे, काशी के साथ साथ जो है वे लोग प्रयागराज भी जाएंगे। तो संस्कृति को समझने का, अपनी जो विरासत है, भारत के जो आदि शंकराचार्य ने जो एक सूत्र में हम सबको बांध दिया था, एक राष्ट्र की जो अवधारणा है, भारत एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र की अवधारणा को जो है पुनर्स्थापित युवा पीढ़ी के अंदर करना, चाहे भाषा हमारी अलग अलग है, चाहे बोलचाल अलग अलग है, और हम इसको कैसे सुदृढ़ बनाएं, इस संबंध को हम कैसे मजबूत बनाएं, इस दिशा में ये पहल बहुत ही आवश्यक पहल। खास तौर पर विद्यार्थियों के पीपल टू पीपल एक्सचेंज कार्यक्रम पर फोकस है बहुत ज्यादा, तो इसको आप कैसे देखते हैं, किस तरह से नई पीढ़ी इसे आत्मसात करेगी? 1400 प्रतिनिधि तमिलनाडु से, विशेषकर विद्यार्थी, उसमें विद्यार्थी हैं, उसमें शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक ही तो भविष्य की पीढ़ी को तैयार करते हैं, लेखक हैं, मीडिया कर्मी हैं जो संचार माध्यमों के माध्यम से इस एकता के बारे में जन जन तक समाचार पहुंचाएंगे, किसान हैं हमारे, शिल्पकार हैं, महिलाएं हैं, आध्यात्म के जो है जो शोधार्थी हैं वो लोग हैं। तो ये आध्यात्मिक यात्रा भी तो है, ये आध्यात्म भी तो जोड़ता है काशी को जो है तेनकाशी से और तमिलनाडु से। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में काशी संगमम की पूर्व में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और अब जो भाषा सीखने पर जो जोर दिया जा रहा है इससे जो है ये संबंध और गहरे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मन की बात कार्यक्रम के इस बार के संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। विश्व की सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत होता है। मैं बात कर रहा हूं काशी तमिल संगमम की। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है, लर्न तमिल, तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं IRCTC नॉर्थ जोन के चीफ रीजनल मैनेजर जो लखनऊ क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र से हैं, अजित कुमार सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। तो काशी तमिल संगमम, हम सभी जानते हैं कि काशी और तमिलनाडु के बीच में सेतु का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन जो इस सेतु का एक बहुत बड़ा जो एक संबल है वो है रेलवे, जिसके माध्यम से ये पूरा एक्सचेंज कार्यक्रम सफलतापूर्वक 3 चरणों में हमने देखा पूरा हो पाया। किस तरह की तैयारियां हैं इस चौथे चरण को लेकर और क्या व्यवस्थाएं हैं जो ये पूरा एक्सचेंज पीपल टू पीपल कनेक्ट कार्यक्रम है ये सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है? देखिए, ये चौथा संस्करण जो काशी तमिल संगमम का चल रहा है, ये तमिलनाडु के 3 ओरिजिनेटिंग पॉइंट
पॉइंट्स हैं, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर और मद्रास। यहाँ से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और कुल 7 जत्थों में अलग अलग 7 गाड़ियों से लोग आएंगे और एक जत्थे में 216 लोगों का समूह होता है। और ये बेसिकली समाज के अलग अलग वर्ग समूहों का हिस्सा है, जैसे कि पहले चरण में छात्रों का समूह रहा है, दूसरे चरण में शिक्षकों का होगा, तीसरे चरण में राइटर और मीडिया प्रोफेशनल्स होंगे, चौथे में जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो होंगे, पांचवें में प्रोफेशनल्स और आर्टिजन्स होंगे, छठे में सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन का पर्टिकुलरली उनको प्राथमिकता दी गई है और सातवें में स्पिरिचुअल ग्रुप्स होंगे। तो ऐसे लोगों का जो समूह है वो तमिलनाडु से चलता है और स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उसे वाराणसी लाया जाता है। और इस ट्रेन यात्रा में रेलवे के माध्यम से ट्रेन की बुकिंग की जाती है। स्पेशल ट्रेन इस पर्पज से चलाई गई है और उनको पूरी यात्रा के दौरान जो भी खाने पीने की सुविधा है वो IRCTC के माध्यम से ट्रेन बुकिंग से लेकर उनकी पूरी यात्रा में उनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने का काम IRCTC करती है। जब वो काशी पहुंचते हैं तो एक भव्य स्वागत उनका किया जाता है और उनको 4 दिनों की जर्नी पे यहाँ लेके जाया जाता है, जिसमें काशी में जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, खासतौर से काशी विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी जी मंदिर, अन्नपूर्णा जी मंदिर और जो दक्षिण भारत के जो यहाँ पे पदचिन्ह हैं और भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, उन तक उनसे उनको रूबरू होने का मौका मिलता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि सुब्रमण्यम भारती जी का हाउस है, वहां ले जाया जाता है, शंकर मठ ले जाया जाता है और बाकी इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे उनकी विजिट कराई जाती है। ये 4 दिनों की जो इनकी यात्रा होती है वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में, वहाँ पे वाराणसी के जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनसे भी रूबरू कराया जाता है। नमो घाट पे एग्जीबिशंस लगते हैं जहाँ उन्हें ले जाया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और साथ में उनको क्रूज राइड कराया जाता है, जिससे वाराणसी के घाटों के दर्शन होते हैं और गंगा आरती देखने का मौका मिलता है। ये बड़ा ही मनमोहक, रमणीक उनकी यात्रा होती है और यहाँ से वो फिर प्रयागराज के लिए रवाना होते हैं। इससे पहले BHU में भी उनका एकेडमिक सेशन होता है और जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं, जो डिग्निटरीज हैं, उनसे भी उनको मिलने का मौका मिलता है और अपने जो सांस्कृतिक जो भी अनुभव है उनको साझा करने का मौका मिलता है। 4 दिन की यात्रा में वाराणसी के बाद इनका जो है वो प्रवास प्रयागराज और अयोध्या के लिए होता है और फिर वापस वाराणसी आएंगे। वाराणसी में एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, उनकी एक म्यूजियम बनाई हुई है जो देखने का मौका मिलेगा उन्हें और फिर उनकी वापसी ट्रेन के माध्यम से उनके अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट तक हो जाती है। जी बिल्कुल। और पूरी यात्रा के दौरान जो लोकल सिटी बसेस हैं या फिर इंटरसिटी मूवमेंट हैं, हर जगह जितनी IRCTC की टीम अलग अलग तरीके से उनके अनुभवों को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका। आपने विस्तार से बताया पूरी यात्रा की और जो IRCTC की ओर से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। 1400 लोगों का एक अलग अलग वर्गों का ये प्रतिनिधि मंडल है, तो इसमें खास तौर पर एक प्रश्न हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जो रेल है उसमें क्या व्यवस्थाएं खास हैं जिससे कि उनका यात्रा अनुभव खास होने जा रहा है? जी, इसमें कुल 216 का एक वर्ग होगा, समूह होगा, तो कुल 1512 लोग होंगे और जब रेल से उनकी यात्रा होती है तो रेल यात्रा के दौरान जो भी उनको एक बेहतर साफ सुथरे तरीके से उनके कोच को मेंटेन किया जाता है और खाने पीने की जो सुविधा होती है वो भी विभिन्न स्टेशनों पे खाने के समय अनुसार उनको खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और जैसे छात्रों का समूह अभी पहली यात्रा के दौरान जब आया है तो वो अपने कार्यक्रम करते हुए, गीत संगीत करते हुए पूरी यात्रा को मनोरंजन पूर्ण बनाते हुए वो पूरी यात्रा संपन्न करने में कामयाब हुए हैं अभी जब वो वाराणसी पहुंचे हैं और फिर आगे की यात्रा उनकी अभी जारी है। तो कोशिश ये रहती है कि उनका अनुभव एक ऐसा अविस्मरणीय रहे कि जीवन भर उन्हें इस बात को याद करके अच्छा महसूस हो। जी, बहुत धन्यवाद अजित कुमार सिन्हा जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और आपने इस बारे में हमें जानकारी दी। अभी आप सुन रहे थे काशी तमिल संगमम 4.0 के शुभारंभ पर चर्चा। भाग ले रहे थे सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषक KG सुरेश और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में